मैं रात दिन काम करती थी, नींद मेरी पूरी हो नहीं पाती थी। तो वही था, लालच हो जाता है, थोड़ा पैसे आ जाएंगे, ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, ऐसे करते करते मैं काम करती रहती थी। तो मेरी नींद पूरी ना होने के कारण मैं बीमार हो गई। धीरे धीरे मैं बीमार होती गई तो मेरे को टीबी हो गई। और एक टाइम तो ऐसा भी आया कि दिवाली थी, मेरे हस्बैंड की भी जॉब छूट गई थी। कई बार मिठाई आती है, मतलब जैसे मिल जाती हैं, वो भी चक्कर नहीं था। और हमारे पास पैसे भी नहीं थे दिवाली के पास। मतलब हमारे बच्चे ये सोच रहे थे कि हम अब दिवाली मना ही नहीं पाएंगे। हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि एक मिठाई का डिब्बा हम अपने पैसे से खरीद पाए। उस टाइम पे तो ये हालत हो गई थी कि मैं चल ही नहीं पा रही थी। मतलब मेरे को खुद को भी नहीं लग रहा था और मेरे अड़ोस पड़ोस में सबको ये लग रहा था कि अब ये जिंदा नहीं बचेगी। नमस्कार, मेरा नाम संजीता है। मैं ओनर ऑफ आरजू बुटीक सोनीपत। तो मेरा जो बुटीक है वो सोनीपत में है, आप सबको पता ही है। और आज मैं जो हरियाणा की प्लेटफॉर्म पे आई हूँ अपनी जो स्ट्रगल स्टोरी है वो बताने के लिए। तो मेरी जो स्टोरी है वो शुरू होती है एक छोटे से गांव से। मैं जींद के करेला गांव से हूँ की बेटी हूँ। और वहां से मेरी शादी हुई थी जब मैं +2 के एग्जाम के टाइम पे मेरी शादी हो गई थी। और मेरी शादी सोनीपत के राजलूगढ़ी गांव में हुई है, बट मेरा जो बुटीक है वो सोनीपत में है, वो आप सबको पता ही है। तो मेरी जो जिंदगी की स्टोरी रही है वो मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी शादी हुई थी +2 में और उसके एग्जाम के बीच में ही मेरी शादी हो गई थी। मेरे को ये नहीं पता था मेरी शादी किससे हो रही है, कैसे हो रही है, कुछ नहीं। बस मेरा एक ही एम था कि मैं पढ़ना चाहती थी और मेरे को पढ़ाई करनी थी। तो मेरे पापा ने यही मतलब शर्त रखी थी कि हमारी बेटी को पढ़ाई करनी है, अगर आप पढ़ाई पूरी करवा सकते हो तो हम शादी करने के लिए तैयार है। और मैंने भी शादी के लिए हाँ बोल दी थी, बस इसी शर्त पे कि मैं पढ़ना चाहती थी। तो उसके बाद मेरी शादी होने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरी पढ़ाई पूरी भी करवाई, बीए भी करवाई, एमए भी करवाई। उसके बाद फिर हमारी मतलब कोचिंग वगैरह भी दिलवाई। मैंने एग्जाम की तैयारी भी करी, IBPS मैंने क्लियर भी किया 3-4 बार। पर मेरी किस्मत ने शायद साथ नहीं दिया, या फिर मैं दुनिया से वाकिफ नहीं थी। कुछ तो था ऐसा जो मुझे जॉब नहीं मिली, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि हम अपनी तरफ से अपना एग्जाम क्लियर करने के बाद भी हमें जॉब लेने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है या फिर किसी के सामने हाथ जोड़ने पड़ते हैं। मेरे को नहीं पता था। मेरे अंदर एक एटीट्यूड था शायद कि मैं अपनी मर्जी से कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने पेपर अपनी मर्जी से क्लियर किया है, खुद पढ़ के किया है, तो मेरी जॉब लग जाएगी। बट मेरी जॉब नहीं लगी और IBPS के अलावा शायद मैं कहीं जाना नहीं चाहती थी। तो मेरे अंदर थोड़ा जेनेटिक गुण थे सिलाई के। मेरे दादाजी सिलाई करते थे और वो काफी अच्छे फेमस टेलर थे मेरे दादाजी। तो हम उनको देखते थे, थोड़ा बहुत सीखा था। शादी से पहले 10-15 दिन मैंने सिलाई सीखी भी थी, पर उसके बाद मैंने छोड़ दी थी। ऐसे ही शौक में कभी कभार सिलाई करती थी, बट ये नहीं था कि मैं प्रोफेशनल सिलाई को बनाना चाहती हूँ। तो कुछ टाइम बाद ऐसे ही निकलता गया, मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई, जॉब नहीं मिली, बच्चे भी हो गए थे। फिर उसके बाद हमारा खर्चा बढ़ रहा था। हस्बैंड की इतनी इनकम थी नहीं, छोटी सी जॉब थी उनकी, इतने ज्यादा वो पढ़े लिखे थे नहीं। तो एक छोटी सी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते थे, उसमें हमारा बजट हिल रहा था। तो मेरा सपना था कि मैं अपने बच्चों को थोड़े अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं। मैं इंटरनेशनल स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, पर उस टाइप का मेरा बजट नहीं था। फिर मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया कि चलो कोई नहीं, कुछ पैसे हो जाएंगे, हम ट्यूशन पढ़ा लेते हैं। बट ट्यूशन में भी हमारा काम अच्छे से नहीं चला, क्योंकि ट्यूशन पढ़ाते थे, कभी बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते थे या फिर वो इतने नंबर नहीं ला पाते थे। तो गांव वालों को यही शिकायत रहती थी कि शायद आप अच्छे से पढ़ाते नहीं होगे या ऐसी कोई बात होगी, जब बच्चों के नंबर ही नहीं आ रहे तो हम आपको फीस क्यों दे। तो मेरे को उसमें भी ये लगा कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। फिर मैंने सिलाई करनी स्टार्ट कर दी। सिलाई मेरे पास उस टाइम पे हाथ की मशीन होती थी, तो तब मैंने सिलाई स्टार्ट करी थी। फिर मैं 35 रुपए के हिसाब से एक सूट सिलती थी। मैंने पड़ोस के सूट सिले, उनको बहुत अच्छे लगे, काफी अच्छे लगे। तो वो एक दूसरे को बताती रही। वो ये होता है कि कस्टमर जो होता है ना, वो सबसे बड़ा मतलब ऐड करने वाला होता है। हम अपनी मर्जी से ऐड करें, हम सबको बोले कि मैं बहुत अच्छा सिलती हूँ, शायद नहीं मानेंगे लोग। बट एक कस्टमर जब दूसरे कस्टमर को बोलता है कि हाँ वो लड़की जो है वो बहुत अच्छे सूट सिलती है और रेट भी कम लेती है, तो वो उनकी बात मानते थे। ऐसे करते 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 मेरे पास गाँव के जो कस्टमर थे वो जुड़ते चले गए। धीरे धीरे मेरे पास काम आने लगा सिलाई का। तो 35-35 करके मेरा गुजारा नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं पूरे दिन में एक ही सूट सिल पाती थी। फिर मैंने रात को भी काम करना स्टार्ट किया। फिर मैं रात में 2 सूट 3 सूट निकाल देती थी। फिर मेरा थोड़ा सा बजट अच्छा होने लगा, क्योंकि 2-2 3-3 सूट निकाल रही थी। फिर उसमें थोड़ा खर्चा चल रहा था हमारा, थोड़ा बहुत मैं बचा लेती थी।
क्योंकि हमारे बजट में ये एक्स्ट्रा जो चीजें थी ना, जो शौक वाली, वो हमने छोड़ रखी थी। वो हम अपने बजट में शामिल ही नहीं करते थे, ना हमारा इतना बड़ा बजट होता था, ना हम उन चीजों को शामिल करते थे। तो अपने शौक हमने लगभग लगभग खत्म कर दिए थे, किताबों को छोड़ के। मैं किताबें जरूर खरीदती थी जो भी मुझे पढ़नी होती थी, बट उसके अलावा मेरा अलग से कोई शौक नहीं था, ना कपड़ों का, ना कहीं बाहर खाना खाने का, ना कहीं कुछ घूमने का। ऐसे कोई शौक हमारे बजट में शामिल ही नहीं थे, तो हमने वो सब छोड़ रखा था। उसके बाद भी फिर भी थोड़ा बहुत हमने सेविंग की। उसके बाद हमने थोड़ा घर भी बनाया अपना, मतलब ज्यादा नहीं, नॉर्मल नॉर्मल घर हमने बनाया अपना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं रात दिन काम करती थी, नींद मेरी पूरी हो नहीं पाती थी। तो वही था, लालच हो जाता है, थोड़ा पैसे आ जाएंगे, ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, ऐसे करते करते मैं काम करती रहती थी। तो मेरी नींद पूरी ना होने के कारण मैं बीमार हो गई, धीरे धीरे मैं बीमार होती गई, तो मेरे को टीबी हो गई। फिर उसके बाद कुछ दिन तो मेरे को पता ही नहीं चला मेरे को हुआ क्या है। कोई बोलता ब्लड इन्फेक्शन है, कोई कुछ, मतलब सरकारी हॉस्पिटल में हम गए इलाज कराने। तो वहां क्या होता था, एक दिन हम गए, एक हफ्ते के बाद रिपोर्ट आएगी, फिर वो रिपोर्ट सही नहीं आई, दूसरी रिपोर्ट होगी एक हफ्ते के बाद वो आएगी। तो ऐसे ही चलता रहा, ऐसे मेरे 3 महीने निकल गए। मतलब मुझे पता ही नहीं चला मेरे को क्या बीमारी है, और मैं काम कर नहीं पाती थी, रोज बुखार होता था। तो थोड़ा बहुत जैसा भी होता, एक सूट आधा, कभी 2 दिन में एक, ऐसे निकल पाता था। तो हमारा बजट फिर से हिलने लगा। फिर मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए सोचा। तो उसके लिए भी हमारा बजट नहीं था, क्योंकि जो थोड़ी बहुत सेविंग हमने इकट्ठी की थी, उससे हमने घर बना लिया। अब घर बनाने के बाद हमारे पास सेविंग नाम की कोई चीज थी ही नहीं। तो मेरे को इलाज कराने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, पैसे थे ही नहीं उस टाइम पे। और एक टाइम तो ऐसा भी आया कि दिवाली थी, मेरे हस्बैंड की भी जॉब छूट गई थी, कई बार मिठाई आती है, मतलब जैसे मिल जाती हैं, वो भी चक्कर नहीं था, और हमारे पास पैसे भी नहीं थे दिवाली के पास। मतलब हमारे बच्चे ये सोच रहे थे कि हम अब दिवाली मना ही नहीं पाएंगे। हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि एक मिठाई का डिब्बा हम अपने पैसे से खरीद पाए। तो हमारा ऐसे ही निकल गया रात तक। रात को एक अंकल आए, वो मिठाई का डिब्बा हमें वैसे ही दे के गए, मतलब नॉर्मली, कि जैसे हैप्पी दिवाली बोलने के लिए। तब हमारे बच्चों को मिठाई मिली उस दिन दिवाली पे। तो ये चीजें याद आती हैं अब। उस टाइम पे बहुत बुरा टाइम हो गया था वो। फिर मैंने लोन लिया अपनी बीमारी के लिए 50,000 का, हमारे गांव के ही बैंक से। तो 50,000 का लोन था, उसमें रिपोर्ट वगैरह, प्राइवेट हॉस्पिटल में हम इलाज कर रहे थे, उसको खत्म होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि घर का खर्चा भी चल रहा था उसी में से। हस्बैंड की जॉब तो मुझे संभालने के चक्कर में छूट ही गई थी। तो मेरे घर का खर्चा जो है वो उन्हीं 50,000 में से निकल रहा था। तो 2-3 महीने में वो पैसे खत्म हो गए। उसके बाद फिर से इलाज की दिक्कत हो गई। तो मैं धीरे धीरे थोड़ा सा आराम मेरे को हो गया था, हल्का फुल्का सा, जैसे मैं चलने लगी थी हल्की फुल्की थोड़ी बहुत। उस टाइम पे तो ये हालत हो गई थी कि मैं चल ही नहीं पा रही थी। मतलब मेरे को खुद को भी नहीं लग रहा था, और मेरे अड़ोस पड़ोस में सबको ये लग रहा था कि अब ये जिंदा नहीं बचेगी। तो उसके बाद थोड़ी सी मेरी हालत ठीक हो गई थी, तो मैं सिलाई करना स्टार्ट कर दिया मैंने, हल्का हल्का किसी किसी का। तो वो पैसे मैं इकट्ठा करती, 1 महीने में मेरे को दवाई लानी होती थी। 1 महीने तक मैं वो पैसे इकट्ठे करती, और उस पैसे से मैं फिर दवाई लाती थी। मेरी कंडीशन वो हो चुकी थी। और स्कूल वालों को मैंने बोला था, स्कूल वाले मान भी गए थे कि मैं 1 साल के लिए फीस नहीं दे पाऊंगी, मैं बाद में इकट्ठी कर दूंगी जब मेरा काम स्टार्ट हो जाएगा। तो स्कूल वाले मेरी इस रिक्वेस्ट को मान गए थे, उनको भी भाई बहुत अच्छे थे वो, तो ये थैंक्स तो बनता है। तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मानी, और बच्चों से फीस मांगी भी नहीं उन्होंने 1 साल तक। तो मैं सही चलता रहा, और मैं अपना इलाज कराने के लिए रोज सूट सिलती और वो पैसे इकट्ठे करती, तब जाके मैंने इलाज कराया। और जब मैंने इलाज कराया उस टाइम पे, मतलब ऐसा कोई नहीं मिला मुझे आसपास रिश्तेदार कोई भी जो मेरी मदद कर पाता। तो मुझे ये लगा कि दुनिया में कोई नहीं है किसी का, सब कुछ है तो हम खुद है। अगर हम खुद करेंगे तो ही कुछ हो सकता है। तो थोड़ी विल पावर जागी कि जब मैं जिंदा हूं तभी कोई मदद नहीं कर सकता, तो मेरे को अगर कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को कौन संभालेगा। तो एक अंदर से विल पावर जाग गई कि नहीं, मुझे ठीक होना है कैसे भी करके। तो मैंने डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर बोले अगर आपकी विल पावर मजबूत होगी और आप दवाई टाइम पे लोगे, कोई भी मतलब डिस्टरबेंस बीच में नहीं करोगे, तो ठीक हो सकते हो, नहीं तो अदरवाइज मैं कुछ नहीं कह सकता आप ठीक होगे या नहीं होगे। तो वो टाइम था, मैं दवाई मतलब 1 सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं होने देती थी। एक अलार्म डाल के रखती थी कि इस टाइम पे मेरे को ये वाली दवाई लेनी है, तो मैं अलार्म के अकॉर्डिंग उसी टाइम दवाई लेती थी, 1 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं होने देती थी, क्योंकि मेरे को ये लगता था
कि अगर ऊपर नीचे हुआ, मेरे को कुछ हो गया, तो मेरे बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं है। शायद वो नहीं नहीं कोई भी उनको खाना भी ढंग से दे पाएगा। और मेरा सपना था कि मेरे बच्चे ना अच्छे स्कूल में पढ़े और अच्छी मतलब अपनी लाइफ अच्छी बनाए। मेरी लाइफ जैसी जा रही है जाने दो, जो भी हुआ होने दो, बट मैं बच्चों की लाइफ के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती थी। तो मैं ठीक भी हो गई 9-10 महीने के बाद। फिर मैंने दोबारा से यही काम स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा इंटेंशन वही था कि अब मुझे सिलाई ही करनी है। तो मैंने दोबारा से सिलाई का काम स्टार्ट किया गाँव में ही। फिर मैं गाँव में सिलाई करती थी, तो मेरे को लगा 4-5 साल फिर से मैंने गाँव में ऐसे ही सिलाई की। तो कस्टमर भी अच्छे जुड़ गए थे। वो कुछ गांव के लोग होते थे, कुछ उनके रिश्तेदार, सबको बताते थे। सोनीपत के 23 सेक्टर से भी मेरे पास बहुत सारे कस्टमर जाने लगे थे ऐसे ही। उनको पता चल गया था कि वहां सिलाई अच्छी होती है और सस्ते में भी होती है, क्योंकि सोनीपत के रेट हाई थे और हमारे बहुत कम थे। तो हमारे पास सोनीपत से भी लेडीज जाती थी और सूट सिलवाती थी। फिर मेरे को किसी ने एक दिन बोला, जब तुम सोनीपत के ही सूट सिलती हो और अच्छे भी सिलते हो और उनको पसंद भी आते हैं, तो फिर आप अपना बुटीक सोनीपत में क्यों नहीं खोल लेते? तो मेरे को भी अच्छा लगा। मैं सोचा अच्छी बात है भाई, काम हमें वही करना है, उतनी मेहनत हम यहाँ कर रहे हैं सूट के ऊपर, उतनी हम शहर में करेंगे। तो जैसा भी किराया विराया होगा वो तो निकल ही जाएगा, अगर हम मेहनत करेंगे तो वो तो रेट बढ़ जाएगा। फिर मैंने हिम्मत करके एक छोटी सी दुकान ली। बहुत छोटी दुकान थी, हमें कोई आइडिया नहीं था शहर में आके कैसे करना है, कैसे करेंगे, बस हमने तो गाँव में ही सीखा था सिलना। तो फिर हिम्मत करके मैंने दुकान खोल ली। दुकान खोलने के बाद अब ऐसा तो था नहीं कि आते ही मेरे पास कस्टमर आने स्टार्ट हो जाएंगे। और जिनके भरोसे मैं आई थी, जो मुझे लगता था कि ये कस्टमर तो मेरे हैं ही, इसीलिए तो मैं इस साइड आई थी 23 सेक्टर की साइड। तो वो शायद इसलिए आते थे कि मैं रेट कम लेती थी उस टाइम पे। वो उन्होंने तो मेरे को शकल ही नहीं दिखाई दोबारा जब मैं सोनीपत आ गई। तो मेरे को लगा अब ये तो मुश्किल हो गई, शायद मैंने गलती कर दी सोनीपत आके, गाँव में ही ठीक था। अब मेरे को किराया भी निकालना है दुकान का और काम भी निकालना है, ये तो मुश्किल हो जाएगी, और वापस गए तो बेइज्जती हो जाएगी। तो मैंने अल्टर स्टार्ट कर दी। अपने आसपास की जितनी भी सारी दुकानें हैं ना, ये मेरे आसपास दुकानें हैं सिलाई की, मतलब रेडीमेड की, मैंने उनसे बात करी कि भैया आपको अल्टर तो करवानी ही होती है, आप मेरे से अल्टर करवा लो, मैं आपके अल्टर कर दिया करूंगी, और जब बोलोगे मैं आपको जब ही दे दूंगी, और रेट भी मैं नॉर्मल ही रखूंगी अपना। तो उन्होंने मेरे से अल्टर करवाई। मैं अल्टर करती गई, बीच बीच में सिलाई तो आती थी, कोई कोई सूट तो आते थे ना स्टार्टिंग में भी। तो फिर ऐसे ही कस्टमर देखते मेरा काम, मैंने वो काम बहुत अच्छा करा, रेट थोड़ा कम रखा बट काम अच्छा किया। काम अच्छा किया तो लोगों को पसंद आने लगा, फिर धीरे धीरे यहाँ के कस्टमर भी जुड़ने लगे। तो एक दिन मेरी शॉप पे आई थी माही चिक्कारा, आपको पता ही होगा, रस चिक्कारा की वाइफ। तो उस टाइम मैं उनको भी नहीं जानती थी, वो ऐसे ही नॉर्मली आई थी सूट सिलवाने के लिए। तो एक मेरी फ्रेंड आई हुई थी उस टाइम पे, उन्होंने उनको पहचान लिया कि आप तो माही चिकारा हो ना। मेरे को वो चीज पता नहीं था। फिर मेरे उनसे थोड़ी बातचीत हुई, तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि आप इंस्टा पे क्यों नहीं डालते हो अपनी, जब इतना अच्छा काम करते हो, सबको पसंद भी आता है, तो अपनी वीडियो आप इंस्टा पे डालो, लोगों को पता चलेगा तो अपने आप आएंगे आपके पास काम करवाने के लिए। तो मैंने कहा दीदी मैंने तो कभी डाला नहीं है, और शायद मुझे लग रहा था, मेरे को मतलब ऐसा लगता था कि सोशल मीडिया पे हम डालेंगे तो अपना टाइम वेस्ट होगा, इतने टाइम में तो हम एक सूट सिल देंगे या फिर एक अल्टर कर देंगे, 100-150 का काम तो होगा ही। तो हम ये सोच के मतलब इग्नोर करते थे। फिर मैंने सिस्टर के कहने से, मैं चिकारा के बोलने से मैंने स्टार्ट कर लिया अपना, और उन्होंने मेरे ही मतलब आईडी पे एक वीडियो भी बनाई कि ये बहुत अच्छा मतलब सिलती है, वो आज भी मेरी हाईलाइट स्टोरी पे है। तो उन्होंने मेरी एक वीडियो बनाई, वो वीडियो मेरी वायरल भी गई, मतलब मेरी नजर में तो वायरल थी, औरों की नजर में मुझे नहीं पता, वो 73 के पे गई थी और मेरी नजर में वो वायरल थी, क्योंकि जिसके 16 फॉलोअर्स हो और उसकी वीडियो अगर 73 के पे जा रही है तो हमारी नजर में तो बहुत वायरल थी। तो उसके बाद धीरे धीरे लोगों को मेरी आईडी सर्चिंग में, मतलब मेरी आईडी चली गई, लोग देखने लगे, तो धीरे धीरे मेरे पास कस्टमर भी बढ़ने लगे। उसके बाद मैंने अल्टर कम कर दी, धीरे धीरे मैंने अल्टर छोड़ दी। उसके बाद मैंने सिलाई स्टार्ट करी, अच्छे से जैसे कस्टमर आते थे उनके मैं सूट सिलती थी, सबको पसंद आते थे। फिर मेरे पास कॉल आने लगे कि आप सिखाओ, मतलब हमें सीखनी है आपके पास, आपकी जो सिलाई है वो बहुत अच्छी है, आप सारी डिजाइनिंग अच्छी करते हो और हमें पसंद भी आती है, तो आप हमें सिखा क्यों नहीं देते? तो मेरे को वो आइडिया आया, मेरे को लगा ठीक है सिखा देंगे, कोई बात नहीं, बट यहाँ जगह नहीं है। फिर मेरे को एक दिन ऐसे ही मिठाई की दुकान पे आई हुई थी इधर मैं,
मतलब यहाँ से मिठाई लेने, तो मेरे को इस दुकान के बाहर बोर्ड लगा दिखा कि ये खाली है किराए के लिए। मैंने उन भैया से ही बात की जहां से मैं मिठाई ले रही थी कि भैया ये दुकान मिल जाएगी। उन्होंने बोला हाँ मिल जाएगी, दुकान तो मैं दिलवा दूंगा। वो खुद गारंटर बने, उनके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। वो गारंटर बने और मुझे ये शॉप दिलवा दी, हालांकि वो मेरे को जानते नहीं थे, बस ऐसे ही मेरा काम या फिर मेरी बात सुन के वो मेरे गारंटर बन गए और मुझे ये दुकान दिलवा दी। उसके बाद पहले मैं ट्रेन से आती थी, मतलब यही था, इतना बजट था नहीं। उसके बाद आप लोगों का साथ रहा और अच्छी मेरी जर्नी गई, बढ़िया मेरे पास कस्टमर आने लगे। तो आज के टाइम में आपको पता है मेरे पास सब कुछ है, ऊपर वाले की दया से अच्छी कमाई भी है, गाड़ी भी है, घर भी है, सब कुछ है। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगी, अगर मेरी स्टोरी से आपको भी थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, अगर मोटिवेशन मिलता है, तो आप भी अपनी जर्नी चालू रख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपके हस्बैंड ही कमाएं, आप भी कमा सकते हो। थैंक यू।